ठीक है, अब दिख रही है स्क्रीन तेरे को? जी जी। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? हमने कल कुछ इस टाइप का फॉर्म देखा था, ठीक है? जी सर। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम चाहते हैं कि लोकल होस्ट PHP MyAdmin। तो स्क्रीन नहीं दिख रही सर? क्यों नहीं दिख रही है यार? पता नहीं दिख सर, तो रही है मेरे को। मेरे इसमें नहीं दिख रहा है सर। सुबह का फोटो नजर आ रहा है। तूने फिर वो चेंज कर दिया होगा ना मीटिंग में। चेक कर, ऑप्शन स्क्रीन वाली ऑप्शन है। स्क्रीन वाली ऑप्शंस, अरे यार स्क्रीन शेयरिंग तो हो रही है, गूगल मीट पे दिख तो रही है स्क्रीन मेरी। नहीं सर, मैं इसमें, हाँ अब दिख रही है सर। ठीक है, हेलो। एक एक मिनट रुक। ओके सर। सर थोड़ा सा सी पैनल समझा दिए, मेरे इसमें सी पैनल नहीं खुल रहा है सर। या तेरे पास सी पैनल है जो खुलेगा तेरे पास? सी पैनल लॉगिन करना पड़ेगा सर? है तेरे पास सी पैनल? है सर। कहाँ है? नहीं है मेरे पास ना सर। किससे लिया है सी पैनल? मेरे पास नहीं है सर सी पैनल। हाँ तो नहीं है तो फिर तू खोल कहाँ पाएगा? उसको खरीदना पड़ता है, उसका पैसा लगता है यार। ओ, अंशु कुमार झा। अब ये देखो, करना क्या है कि जो हमने कल की क्लास में फॉर्म बनाया था ना, कुछ जी नॉर्मल जी टाइप जी। का फॉर्म था हमारा, वो इंडेक्स फॉर्म, जिसमें हम जी ये सर। तीन चार चीजें मांग रहे थे ना, फुल जी नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट कर रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा था, चीजें सबमिट होके वहां जाती थी पर एरर नहीं मार रहा था वो। तो आज जी हमने सर। उसमें एरर, एक तो एरर लगाया, दूसरा मैं चाहता हूँ कि जैसे ये सबमिट हो ना, ये डाटा जाके मेरे डाटाबेस में सेव होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डाल देता हूँ अमन। ठीक है, फोन नंबर डाला, फिर मैंने डाला अमन की ईमेल आईडी और कोई भी डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। पहले मैं सही डाटा डालता हूँ, फिर मैं बाद में रॉन्ग करके दिखाऊंगा। तो ये डाटा मैंने डाल दिया, अब ये मेरा डाटाबेस है। ठीक है, ओके सर। बैक एंड है मेरा। तो इसमें मैंने ये डाटाबेस बनाया, यूजर फॉर्म, और ये उसका डाटा है। ठीक है, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। अब ये देखो, इसमें दो ही टेबल है। कौन कौन से दो टेबल है? अमित और अमित कुमार नाम के दो ही यूजर का डाटा है इसके अंदर में। ठीक है, जी सर। अब मैं चाहता हूँ कि एक तीसरा और आ जाए इसमें, जो अब हम सेव करेंगे यहाँ पर। ये वाला डाटा जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ना, ये क्या हुआ, कोड आ रहा है, PHP का कोड आ रहा है। एक मिनट में, चल रहा है, चल रहा है। अच्छा, रुक जाओ, इसको ऐसे नहीं चलाना था। लोकल होस्ट बैकएंड इंडेक्स। ठीक है,
इसको मैंने गलत तरीके से रन कर दिया था, मैंने जैम्प के थ्रू रन नहीं किया था, डायरेक्ट यहाँ से इसके अंदर से रन कर रखा था। ठीक है, अब मैं ओके लोकल होस्ट PHP भी खोल लेता हूँ अपना। ठीक है, ये खोल लिया, यूजर टेबल खोल लिया, 2 ही एंट्री है। ठीक है, अब हम फिल करके देखते हैं इसको। अमन गुड। अब मैंने इसको सबमिट किया तो ये क्या आया, नीचे लिख के आया फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। अब मैं डाटाबेस में जाके देखूंगा और मैंने इसके यूजर टेबल को रिफ्रेश किया तो ये देख एंट्री आ गई है यहाँ अमन वाली जो हमने फिल करी थी। जी अब एक बारी और एंट्री डाल के देखते हैं। अब मैं डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो रॉन्ग डाल रहा हूँ, अगली डेट डाल रहा हूँ, फीचर डेट जो अभी तक आई नहीं है। जी सबमिट किया तो ये बोलेगा प्लीज एंटर ए वैलिड डेट ऑफ बर्थ। अगर मैं आज की डेट डालता हूँ और सेव करता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, जी यानी कि इसमें डाटा सिर्फ आज तक का ही जाएगा, इसके आगे का नहीं जाएगा। अब मैं एक बारी फिर फॉर्म सबमिट करता हूँ यही वाला और सेम ईमेल आईडी के साथ सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ बदल देता हूँ। ये ईमेल आईडी ऑलरेडी हमारे डाटाबेस सबमिट में हो गया। फेल है यहाँ पर। ठीक है, मोबाइल जी नंबर भी फेल है। अब सबमिट करेंगे तो ये एरर देगा हमें, फाटल एरर, जो क्या कह रहा है, अनकॉट माई सीक्वल एक्सेप्शनल आया है डुप्लीकेट एंट्री के लिए। ठीक है, जी डुप्लीकेट एंट्री किस पे आई है, ये वाली ईमेल आईडी को हमने प्राइमरी की पे बना रखा है, ईमेल आईडी को जिस पे उसने हमें मारा कि ये डुप्लीकेट एंट्री है। ठीक है, नरेंद्र ये जी ईमेल आईडी ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर में सेव है और इसने एक लाइन पे हमें एरर दिया है, process.php के 71 नंबर लाइन पे एरर दिया है। तो कल हमने देखा था ना process.php क्या कर रहा था, फॉर्म जी जो हमारा डाटा उठा के लेके जा रहा था और वेरिएबल के थ्रू डाटा को शो करा रहे थे, हम यहाँ इको करा रहे थे ना कल, और जी आज सर हम उसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डाटाबेस में डाटा भेज रहे हैं। तो अब इसने एरर इसलिए मारा क्योंकि यहाँ पर ये ईमेल आईडी ऑलरेडी स्टोर थी। तो ये कहाँ पर काम आता है, जब हम मान लो कोई ऐसा फॉर्म बना रहे हैं जहाँ पर हमें यूजर रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, तो जी वहाँ हम वैलिडेशन लगाते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि जो ईमेल आईडी से ऑलरेडी एक बारी यूजर बन गया है वो दोबारा उसी ईमेल आईडी से यूजर ना बने। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे अगर मैं साइन अप करता हूँ एक जीमेल अकाउंट से, क्या उसी जीमेल अकाउंट से दोबारा मैं यूट्यूब पे साइन अप कर सकता हूँ? नो सर क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि उसमें जैसे अभी बताया सर ना आप हाँ, उन्होंने एक वैलिडेशन लगा रखी है कि वैलिडेशन लगा एक दिया है। ईमेल आईडी से एक ही यूजर लॉगिन होगा। अगर मान ले मैं एक ही ईमेल आईडी से 50 बारी यूट्यूब पे साइन अप कर सकता हूँ अलग अलग नाम रख के और सेम ईमेल आईडी यूज कर लूँ, तो मान लो यूट्यूब पे किसी को सब्सक्राइबर की सर्विस देनी है ना, तो दिन में जी बैठ के मैं ऐसे ही 1000 2000 अकाउंट बना लूंगा एक ही ईमेल आईडी से। ठीक है, अलग अलग यूजर के नाम से, और जाके सभी को उसी ईमेल आईडी से सर्विस देनी शुरू कर दूंगा कि ये लो जी सब्सक्राइबर वाली सर्विस मैं दे रहा हूँ या व्यू वाली सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, मैं सभी ईमेल आईडी से लॉगिन करके मतलब यूजर अकाउंट से लॉगिन करूंगा और व्यू वाली सर्विस देनी शुरू कर दूंगा या सब्सक्राइबर वाली सर्विस। तो उससे क्या होगा, यूट्यूब ने उसको रिस्ट्रिक्ट कैसे किया है, एक ईमेल आईडी एक यूजर, यानी तेरे को जितने अकाउंट चाहिए उतने ईमेल अकाउंट चाहिए। वैसे ही हमारे हर जगह पे ऐसे ही होता है। मैं एग्जांपल के लिए मैंने यूट्यूब लिया था, तो फेसबुक पे भी सेम यही क्राइटेरिया यूज होता है, सेम ईमेल आईडी से हम मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम किसी पोर्टल पे कहीं भी XYZ पोर्टल पे लॉगिन करेंगे ना, साइन अप करेंगे, तो एक ईमेल आईडी एक मोबाइल नंबर से हम एक ही अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। जो क्राइटेरिया यहाँ ईमेल आईडी पे लग रहा है वही क्राइटेरिया मोबाइल नंबर पे भी लगेगा। अगर मान लो मोबाइल नंबर से
पे भी वैलिडेशन लगानी है तो सेम वही वैलिडेशन मोबाइल नंबर के लिए भी कोड लिखा जाएगा। ठीक है, अभी हमने किस पे लगाया, ईमेल आईडी पे। तो अब एक बारी देख लेते हैं, पहले इस पूरे फॉर्म को देखते हैं, फिर प्रोसेस डॉट पी को देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये इंडेक्स डॉट एच है हमारी फाइल। ये मेटा टैग्स लगे हुए हैं ऊपर में। CSS स्टाइल शीट जो है वो मैंने इंपोर्ट करी हुई है, कहाँ से, CSS के स्टाइल डॉट CSS वाली फाइल में से, यहाँ से। ठीक है, मैंने अलग से उसी में नहीं कोड लिखा, मैंने कहाँ लिख दिया है, HTML CSS के फोल्डर के अंदर में जाके स्टाइल डॉट CSS की एक अलग से .cs फाइल बना ली है। क्योंकि अब हम बैक एंड का काम कर रहे हैं, तो हम सारा काम एक ही फाइल के ऊपर में नहीं कर सकते हैं। मतलब हम ना तो स्टाइलिंग भी उसी सेम पेज पे नहीं करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड भी हम सेम पेज पे नहीं लिखेंगे। अब हमारी ये सारी चीजें अलग अलग होनी चाहिए। तो स्टाइल डॉट CSS की फाइल कहाँ पर पड़ी है, CSS फोल्डर में। जावास्क्रिप्ट की फाइल कहाँ पड़ी है, JS JS के फोल्डर में। और जो डाटाबेस का कनेक्शन बना रहे हैं उसको कहाँ पर रखा है हमने, कॉन्फ़िग नाम के फोल्डर में रखा है। ठीक है, और जो दो मेन फाइलें जो मेजरली यूज हो रही है, इंडेक्स और प्रोसेस फॉर्म, ये दोनों को हमने कहाँ रखा है, अपनी रूट डायरेक्टरी में। रूट डायरेक्टरी क्या है हमारी, जो हमने ये फोल्डर का नाम रखा है बैकएंड क्लास। ठीक है, क्लास तो जी अब हमें 1 2 3 फोल्डर चाहिए, 2 ये चाहिए, और एक ये डाटाबेस का टेबल की मैंने ये अलग से लिख के दे दिया है। जो ये टेबल बनाना है ना डाटाबेस में, उसकी क्यूरी जी लिख के दे दी है मैंने ये तुम्हें, कि अगर तो तुम्हारे पास डाटाबेस है तो ठीक है, नहीं तो ये क्यूरी को कॉपी करो और माई में जाके कॉपी पेस्ट कर दो। ये टेबल भी खुद से ही बना देगा, मतलब डाटाबेस भी खुद से ही बना देगा, और उसके अंदर में टेबल भी खुद से ही बना देगा। ये कैसे करना है मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कुछ नहीं किया है, सिंपल ये फॉर्म ही बनाया है। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस लगा के थोड़ी सी स्टाइलिंग कर ली है इसकी। क्या किया है, एक फॉर्म बनाया है। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया है, यूजर फॉर्म। और एक्शन पे उसके क्या दिया है, मैंने पास कर दिया है एक PHP की फाइल, एक्शन में पास कर दिया है प्रोसेस फॉर्म डॉट PHP। जैसे कल हम कर रहे थे ना फॉर्म पे, जी जी एक जी एक्शन पे हमने क्या किया था, प्रोसेस फाइल पास कर दी थी, प्रोसेस डॉट PHP। वो क्या कर रही थी, हमारे फॉर्म के डाटा को सिर्फ इको करके दिखा रहा था डिस्प्ले पे। मतलब जो डाटा हमने सबमिट किया है वो जस्ट हम प्रिंट करके देख रहे थे। ठीक है, तो जी वही फाइल को आज हमने सिर्फ डाटाबेस के लिए यूज करना शुरू कर दिया है, कि वो आज हमारा डाटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस इन सेंस उसके ऊपर वैलिडेशन चेक करेगा, वैलिडेशन चेक करने के बाद उसको डाटाबेस के अंदर में डाटा सेंड करेगा। और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं हम, पोस्ट पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। कल भी हम पोस्ट मेथड ही यूज कर रहे थे। जी जी बाकी ये सिंपल फॉर्म है, डिव लगाई है, फॉर्म ग्रुप CSS के अंदर में ये मिल जाएगा, फॉर्म ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ ढूंढोगे तो फॉर्म ग्रुप मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तेरा सब फॉर्म और फॉर्म फॉर्म रैपर। ठीक है, फॉर्म ग्रुप तेरा। ठीक है, ऐसे ही लेबल बना हुआ है फॉर्म का, रिक्वायर्ड फील्ड्स बनी हुई है। तो अब ये फॉर्म ग्रुप यहाँ से उठ के आ रहा है, इसके डिव को एक डिव पास करी है जिसको हमने क्लास दे दिया है। तो ये सिंगल सिंगल ये जो है, ये नाम और लेबल और ये टेक्स्ट बॉक्स, ये दोनों एक डिव के अंदर में है। ऐसे ही फोन नंबर एक डिव के अंदर में है, ऐसे ही ईमेल आईडी एक डिव के अंदर में है, और एक डेट ऑफ बर्थ एक डिव के अंदर में, और बटन एक डिव के अंदर में। ये दोनों बटन जो है दोनों अपने अपने डिव के अंदर में है। और एक मैसेज है, जो मैसेज क्या होगा, एरर मैसेज है। जो भी एरर मैसेज हमें प्रिंट करना है ना, जहाँ पर भी मान लो अगर सबमिट करते हैं तो ये मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ना, जी वो सर इसके कारण प्रिंट हो रहा है। ये स्पैन लगाया है, ये हमने HTML में भी किया था। ठीक है, स्पैन वाला, कि टेक्स्ट बॉक्स के नीचे में वार्निंग मैसेज शो करते थे हम। ठीक है, जी नहीं याद है तो HTML की क्लास जाके दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके सर ठीक है, तो ये जी हमने क्या किया है, एरर मैसेज प्रिंट करने के लिए स्पैन यूज किया है, और उसको एक नाम दिया है एरर मैसेज। ठीक है, और आईडी दी है नेम एरर। ये सब चीजें याद रखना। ये एरर मैसेज जो है ये स्टाइलिंग में यूज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये एरर मैसेज, ये रहा एरर मैसेज, जो क्या कर रहा है, एक
टाइप का ये बना रहा है हमारा। ठीक है, अब मैसेज के अंदर में हमने क्या पास किया है, आईडी पास की है मैसेज नाम की। ठीक है, क्लियर है इतना। जी सर। अब ये डिव लगी हुई है, एक डिव है, ये मैसेज देखेंगे कहाँ से उठ के आ रहा है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट लगाइए, जावास्क्रिप्ट देखोगे जाके तो इसके अंदर में टोटली वैलिडेशन लगी हुई है। वैलिडेशन इन सेंस क्या कर रहे हैं हम, मान लो किसी के नाम में अक्षर आते नंबर आते हैं क्या, मैंने मान लो अमित लिख के 17 1 2 3 लिख दिया, तो ये नो एक नंबर स्पैन में नीचे में एक मैसेज दे रहा हमें, नेम मस्ट बी टू टू से 2 to 100 100 कैरेक्टर एंड कंटेन ओनली लेटर्स। ठीक है, लेटर। तो यहाँ पर नाम जो होगा वो दो से ज्यादा, एक से ज्यादा अक्षर का होना चाहिए, यानी एक से ज्यादा कैरेक्टर लिखे होने चाहिए नाम के। अब किसी का नाम एजे भी होता है, शॉर्ट में लिख देता कोई एजे, ठीक है, जी एके, तो दो अक्षर का नाम हो सकता है पर एक अक्षर का नाम नहीं होगा। तो इसलिए मिनिमम 2 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम 100 कैरेक्टर हम डाल सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है, 100 कैरेक्टर लॉन्ग नाम डाल सकते हैं, पर उसके नाम के अंदर में सिर्फ लेटर होने चाहिए, नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे ही मैं नंबर हटाऊंगा मेरा एरर भी हट जाएगा। क्लियर है। ऐसे जी ही सर। मोबाइल नंबर में मैं, ठीक है, ये किया, तो ये क्या कर रहा है, फोन नंबर में 10 से 15 डिजिट ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 4 6 7 8 9 10। नो ठीक है, अब जी 15 डिजिट क्यों होते हैं, क्योंकि कई ऐसी कंट्री है जिनकी कंट्री कोड जो है ना ऐसे होते हैं, 4 अक्षर तो यही हो गए, आगे में जी यही आगे 4 अक्षर। ठीक है, तो कईयों में ऐसे भी लग जाता है, जीरो भी लग जाता है। तो अब ये तेरा टोटल 15 डिजिट का बनता है, तो इसको वैलिडेट करना पड़ेगा हमें। क्लियर है। जी सर क्लियर। तो ये सारा काम हमने यहाँ पर किया है, ये देखो वैलिडेट नेम, नेम जावास्क्रिप्ट की एक कोड है, वैलिडेट नेम कर रहे हैं। हमने क्या किया, नेम रेंज बनाई है, पहले 2 से 100 100 कैरेक्टर होना चाहिए, और उसको ट्रिम कर रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग का ना एक फंक्शन है ट्रिम, जो क्या करता है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज लिखोगे ना इसमें, मतलब कोई फालतू की चीज लिखेंगे तो उसको वो ट्रिम कर देगा। ये स्ट्रिंग का, ये तुमने उसमें भी पढ़ा होगा, C++ में स्ट्रिंग ट्रिम एक फंक्शन होता है, पढ़ा है कि जी नहीं। जी स्ट्रिंग जी सर पढ़े। स्ट्रिंग का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है ट्रिम करने का। ट्रिम क्या करता है, कोई चीज ट्रिम कर देता है, यानी काट देता है, कटिंग करने को ट्रिम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ऊपर में ना सारे जो नेम है उसको एक नाम दिया है, नेम इनपुट। अगर हम यहाँ पर जाके देखेंगे ना, ये जो है हमारा फॉर्म जो है, इसको हम किस में सेव कर रहे हैं, नेम नाम में। जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं नेम, और उसको किस में स्टोर कर लिया, नेम आईडी में। जावास्क्रिप्ट याद है कि भूल गए, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, याद है कि नहीं है। अब खा पी के बैठे होंगे। ठीक है, तो ये जी जावास्क्रिप्ट में मैंने कराया है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, याद करना, डोम कराया था मैंने, जिसके अंदर में हम क्या करते थे, किसी भी ऑब्जेक्ट को ना फैच करने के लिए उसकी आईडी से या उसके नेम से हम फैच कर सकते थे। तो यहाँ पर हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से कर रहे हैं, ऐसे गेट एलिमेंट बाय नेम भी कर सकते थे। तो ये नेम नाम का फील्ड जो है उसको मैंने नेम इनपुट में स्टोर करा लिया है, फोन को फोन इनपुट में करा लिया है, ईमेल को ईमेल में, डेट ऑफ बर्थ को डेट ऑफ बर्थ में, और मैसेज डिव को मैसेज में करा लिया है, मैसेज डिव के अंदर में। नेम के ऊपर में वैलिडेशन लगा दी, नेम रेंज एक्स। ठीक है, नेम रेंज एक्स वेरिएबल का नाम है, और उसके अंदर में मैंने दिया है कि क्या क्या कैरेक्टर यूज कर सकता है, स्मॉल में A to Z और कैपिटल में A to Z, और 2 से 100 कैरेक्टर ही यूज कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ एक लिख देता हूँ, ठीक है, और अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब मैंने एक अक्षर लिखा है और कोई नंबर लिख दिया, बाहर आऊंगा तो यहाँ पर अब क्या आना चाहिए था,
1 आना बराबर। चाहिए था, तो ये नहीं आया उठ के, तो इसका मतलब है ये प्रोसेस डॉट पीएचपी तक अभी पहुंचा नहीं है ये कोड हमारा। तो जैसे ही वहां जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा लिख के। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको 2 ही कर देते हैं। ऐसे ही फोन नंबर में है, 0 से 9 डिजिट सिर्फ नंबर यूज करना है। और कितने मिनिमम कैरेक्टर होने चाहिए? 10 कैरेक्टर, 10 नंबर होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 15 होने चाहिए। पूरा। ऐसे ही ईमेल आईडी में क्या वैलिडेशन लगाई है कि @ लिखा होना जरूरी है, @ के बाद डॉट लगाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक नाम लेते हैं और ईमेल आईडी मैंने ऐसे रॉन्ग डाल दी, तो ये कह रहा है प्लीज एंटर ए वैलिड ईमेल आईडी। अब मैंने @ भी लगा दिया, फिर भी ये रॉन्ग बता रहा है। अब मैंने लिख दिया जीमेल, फिर भी ये रॉन्ग बता रॉन्ग रहा बता। है। ठीक है, अब मैं जैसे ही डॉट डालूंगा और कुछ भी लिख दूंगा ना इसके बाद, तो ये एरर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने बोला था @ के बाद मैं कुछ लिखूंगा, स्ट्रिंग लिखूंगा। ठीक है, और उसके जी। बाद फिर मैं डॉट डालूंगा। तो वो चीज यहाँ पर हो रही है, ईमेल की वैलिडेशन लग रही है। अब ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ में लगा रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ में क्या लगा रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ न्यू डेट हो सकती है कोई भी, और इक्वल टू न्यू डेट जो होगी टुडे की भी हो सकती है, आज की भी डेट हो सकती है। ठीक है, पर अगर डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रेटर देन हो गई टुडे की डेट से, तब वहां पर एरर आ जाएगा, इनवैलिड डेट। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट पढ़ लेना। ये देखिए यहाँ से वो मैसेज जा रहा है, नेम मस्ट बी 1 कैरेक्टर, फोन नंबर मस्ट बी 10 तो ये किस में हम पास कर रहे हैं? शो एरर में कर रहे हैं पास, और गेट एलिमेंट बाय आईडी के पे ऊपर पास कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये सारे एरर मैसेज यहाँ पर लगा दिए हैं नीचे में। अब यहाँ सारे नीचे में एरर ही हैं बस, जो एरर हम प्रिंट करा रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्या किया है जी हमने? जी। फॉर्म का डाटा कैसे हम वैलिडेट कर रहे हैं? क्लियर है? जी। जावास्क्रिप्ट के थ्रू, कि जावा। मतलब जावास्क्रिप्ट में जाके हमने कैसे वैलिडेशन वगैरह लगाई है। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि डाटा प्रोसेस होए, पर प्रोसेस होने से पहले हम एक बारी डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी देख लेते हैं कि कैसे बनती है। तो डाटाबेस कनेक्टिविटी बनाने के लिए ना, तुम्हें 3 से 4 चीजें चाहिए होती है। क्या क्या चीज चाहिए होती है मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें चाहिए होता है होस्ट, जहां पर तुम्हारा डाटा होस्ट होगा। ठीक है, इसको सर्वर सर्वर होस्ट भी बोल सकते हैं, या लोकल होस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा डाटाबेस किसी ना किसी होस्ट पे होना चाहिए, किसी ना किसी सर्वर पे होना चाहिए। या तो तुम सी पैनल या ऑनलाइन सर्वर पे कहीं अपना डाटाबेस स्टोर कर रहे हो, या तुम ऐसे लोकल होस्ट में डाटाबेस सेव कर रहे हो। तो अब हम लोकल होस्ट में कर रहे हैं, तो हमें लोकल होस्ट की जरूरत है। दूसरा होता है डाटाबेस यूजर नेम की जरूरत होती है, ताकि कोई भी हमारे डाटा को हैक ना कर सके। बिना विदाउट यूजर नेम अगर डाटाबेस बनाओगे ना, तो उसको हैक किया जा सकता है। तो लोकल होस्ट में जो हमारा यूजर नेम होता है ना, वो फिक्स होता है रूट। जब हम जैम्प वगैरह पे काम कर रहे होते हैं ना, तो उसका जी जी। यूजर नेम फिक्स होता है, रूट होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट जी होता है सर। हमें, नेक्स्ट चीज हमें चाहिए पासवर्ड। पासवर्ड जो है बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होता है लोकल होस्ट पे। ठीक है, और और अगर डब्लू। सर्वर पे काम कर रहे हो, तो तुम खुद से कोई ना कोई रैंडम पासवर्ड जनरेट करोगे। ओके सर। ठीक है, सी पैनल जी। पे करके दिखाऊंगा मैं। इसी प्रोजेक्ट को हम होस्ट करेंगे सर्वर पे, और वहां पर हम देखेंगे कि हम वहां पर पासवर्ड लगाएंगे। क्योंकि जब सर्वर पे हम जाते हैं ना, तब हम पासवर्ड को खाली नहीं रख सकते हैं। वहां पर मैंडेटरी हो जाता है कि तुम्हारा पासवर्ड लगा होना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा सी पैनल तुम्हारा हैक हो सकता है। नेक्स्ट है डाटाबेस का नाम, जिस डाटाबेस में तुम्हारा जाके डाटा स्टोर होगा। तो आप देखते हैं ये 4 चीजें हमें मस्ट चाहिए ही चाहिए डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने क्या किया, डिफाइन किया है कॉन्स्ट नेम, कांस्टेंट ले रहे हैं हम फिक्स। हमारी ये चीजें क्या है, C++ में पढ़ा है ना, कांस्टेंट। 2 टाइप के डाटाबेस होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट।
पढ़ा है ना? जी सर। तो मैंने क्या लिया है, कांस्टेंट नेम लिया है। क्या? कांस्टेंट रूट यूजर होस्ट पास नेम मैंने कांस्टेंट नेम लिया है डीबी होस्ट, उसकी वैल्यू क्या दे दी है, लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट। जी सर। हाँ लोकल होस्ट दे दिया। फिर ऐसे ही कांस्टेंट नेम लिया डीबी यूजर नेम, डीबी यूजर, और उसकी वैल्यू क्या दे दी है, रूट। रूट। रूट क्यों, क्योंकि हम लोकल पे काम कर रहे हैं, तो लोकल पे हमारा यूजर नेम जो है वो फिक्स होता है। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट जैम्प हमें जो देता है वो रूट होता है। जी ऐसा ही। हाँ जी अंशु। सर रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ जी ऑन है। ओके ओके। ठीक है, जी जी। तो अब थर्ड क्या है, हमें चाहिए पासवर्ड। तो पासवर्ड। पासवर्ड लोकल होस्ट में हमारा एम्प्टी होता है, इसलिए वैल्यू के अंदर में कुछ भी नहीं लिखा है, ब्लैंक है वो। और जी लास्ट है हमारा डाटाबेस का नेम, जो हमारा डाटाबेस का नाम होना चाहिए। तो मैंने टेबल किस नाम से बनाया है, यूजर अंडरस्कोर फॉर्म अंडरस्कोर डीबी नाम से। तो ये वही डाटाबेस का नाम आ गया यहाँ। ठीक है, अब हम कनेक्शन कैसे बना रहे हैं, देखो डाटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे बनाते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन गेट डीबी कनेक्शन नाम से। ठीक है, फंक्शन गेट डीबी कनेक्शन नाम से, गेट डीबी कनेक्शन नाम का हमारा फंक्शन हो गया। और किस टाइप का है, माइस्क्ल टाइप का है वो फंक्शन। ठीक है, जी। अब हमने एक वेरिएबल लिया है कॉन नाम का, इसको हम शॉर्ट में कॉन बोलते हैं, पर वैसे इसका जो मतलब एज ए प्रोफेशनल वे में इसको हम कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इतना बड़ा नाम नहीं लिख सकते हैं कनेक्शन, तो शॉर्ट में हम लिखते हैं CONN। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, मोस्टली यही नाम मिलेगा, CONN। इसको हम शॉर्ट में कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इस वेरिएबल के थ्रू हम कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा कनेक्शन किस टाइप का है, न्यू है। न्यू कनेक्शन बना रहे हैं माइस्क्ल का। होस्ट नेम हमारा क्या है, डीबी होस्ट, जो हमें यहाँ चाहिए था। होस्ट नेम बताया था ना, ये 4 चीजें चाहिए होती है हमें। जी सर। तो सबसे पहले हमें होस्ट नेम चाहिए होता है, तो होस्ट नेम आ गया हमारा डीबी होस्ट, जो डीबी होस्ट के अंदर में क्या है, लोकल होस्ट डला हुआ है। फिर यूजर नेम चाहिए हमें, जो क्या है, रूट है। फिर पासवर्ड चाहिए, जो डीबी पासवर्ड के अंदर में शायद सेव है, तो वो डीबी पासवर्ड आ गया। फिर डाटाबेस का नाम चाहिए, जो डीबी नेम में आ गया। ये सारा हमने कनेक्शन में डाल दिया। अब हम कनेक्शन का एरर चेक करेंगे कि हमारा कनेक्शन बना कि नहीं बना। तो एक सिंपल सा इसका फार्मूला, इफ कंडीशन लगाओ कनेक्शन दिस ऑपरेटर के साथ। याद है ना, ये किया था हमने दिस ऑपरेटर। जी सर। कनेक्शन दिस ऑपरेटर कनेक्ट एरर। अगर कोई कनेक्शन एरर आ रहा है तो क्या करेगा, डाई कर जाएगा और कनेक्शन फेल्ड नाम का एक एरर दे देगा हमें। एल्स क्या होगा, कनेक्शन रिटर्न मार जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कनेक्शन हमारा बन गया है। ठीक है, अब ये तेरा डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो गई। अब हम चलते हैं process.php में, जहां हम इन सभी चीजों को यूज करेंगे। तो कैसे यूज करना है, सबसे पहले हमें PHP के कोड है, ये process_form.php जो है, ये क्या है, PHP की फाइल है। तो PHP टैग के साथ ये फाइल स्टार्ट होगी। ठीक है, जी सर। उसके बाद इस फाइल की एक्सटेंशन भी .php होगी। अब हमें सबसे पहले इसमें एक फाइल इंपोर्ट करनी है, और वो कौन सी है, डाटाबेस। तो रिक्वायर्ड अंडरस्कोर वंस, और ये कहाँ पर रखी है, कन्फिग के अंदर में डाटाबेस नाम के फाइल है। ये डाटाबेस डॉट PHP जो है, ये हमारी फाइल है, और ये कहाँ रखी हुई है, कॉन्फिग में रखी हुई है। तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हो हेडर को। ये कंटेंट टाइप है कि या तो हम टेक्स्ट यूज करेंगे या HTML यूज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हम HTML यूज कर रहे हैं यहाँ पर इस फाइल के अंदर में। ठीक है, जी। अब इसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है, चेक इफ फॉर्म इज सबमिटेड वाया पोस्ट। ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है,
ये चेक कर रहे हैं हम कि ये पाया पोस्ट मेथड से आ रहा है कि गेट मेथड के साथ आ रहा है। तो हमने क्या किया है, एचटीएमएल में मेथड कौन सा पास पोस्ट किया है, पोस्ट पोस्ट पास किया था। तो यही हम यहाँ चेक करेंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पर गेट दे देता हूँ तो क्या होगा। नहीं वो तो सर। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने डाटा फिल किया, ठीक है, और सबमिट किया। तो ये क्या हुआ, पेज रिफ्रेश हो गया, ठीक है, जी पर कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो दोबारा करके दिखाता हूँ, हमें ना कोई सक्सेस मैसेज आया ना कुछ हुआ, और रिफ्रेश हो गया पेज, और डाटाबेस में डाटा भी नहीं जाएगा हमारे। देखो 4 की 4 एंट्रियां हैं, यहाँ पर ना कोई हमें सक्सेस मैसेज आ रहा है ना कोई एरर आ रहा है। वो क्यों क्यों आ रहा है ऐसे, क्योंकि हमने फॉर्म में बोला है गेट पास करेंगे हम, और जो प्रोसेस है उसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, पोस्ट चेक कर रहे हैं। तो हमारा दोनों साइड जो है मेथड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जी अगर हम यहाँ से मेथड पोस्ट पास कर रहे हैं तो कंडीशन में भी हम वही चेक करेंगे, ठीक है। आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि गेट मेथड कैसे काम करता है और हमें गेट क्यों नहीं यूज करना होता है, ठीक है। जी तो हमने क्या किया, बाया पोस्ट चेक कर लिया कि जो सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट मेथड अगर नॉट इक्वल टू पोस्ट है ना, तो क्या करें, उसी पेज को दोबारा रीलोड कर दें। जो ये पेज अभी रीलोड हो रहा था ना गेट मेथड लगने के कारण, जी जी हमने फॉर्म में क्या पास कर दिया था, गेट कर दिया था, तो वो क्या कर रहा था, इसी पेज को रीलोड कर रहा था। तो ये हेडर क्या कर रहा है, ये लोकेशन हाइफन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये ना पेज को रीलोड करने का एक मेथड है पीएचपी में, कि अगर तुम्हें सेम पेज को रीलोड करना है ना, तो तुम ये लाइन लिख सकते हो। जिस पेज को तुम्हें रीलोड कराना है उसके लिए तुम ये लाइन लिख दोगे, हेडर हेडर लोकेशन, लोकेशन और जो फाइल को, जिस पेज को रीलोड करना है उस पेज का नाम यहाँ पास कर दोगे, और क्या कर दोगे, एग्जिट कर दोगे। एग्जिट करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये तुम्हारे इफ कंडीशन के बाहर जाके बाकी की चीजों को चलाना शुरू कर देगा। सी प्लस प्लस में डाई मेथड पढ़ा है कि नहीं तुमने, नहीं डाई सर एग्जिट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। नो सर नो यार क्यों नहीं पढ़ा है, वो बेसिक है, उसमें ब्रांच स्टेटमेंट में आता है ये डाई एग्जिट। किसी लूप के अंदर से बाहर निकलना है तो उसके लिए कराया जाता है एग्जिट। डाई किसी मेथड को खत्म करना है, डाई। चल, ये मेथड ऑलरेडी सी प्लस प्लस में पढ़ाया गया है कि हमें किसी मेथड में से, किसी लूप में से, किसी कंडीशन में से बाहर निकलना है तो हम एग्जिट मार देंगे। एग्जिट मारने का मतलब है कि इसके आगे में जो भी होने वाला है ना वो अब नहीं होगा, जैसे ये एग्जिट हुआ, ठीक है। एग्जिट जी का मतलब है इसी इफ के अंदर में से आके इस पेज का काम खत्म हो गया, अब आगे नहीं जाएगा वो। क्लियर है। जी सर अगर उसको मेथड मिल जाता पोस्ट, यहाँ मिल गया रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, और मैसेज भी पोस्ट आया था, तो ये कंडीशन हो गई है फॉल्स अब, क्योंकि यहाँ हम क्या चेक कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू पोस्ट। अगर वो मेथड पोस्ट नहीं है तो ही रीलोड करे पेज को, पर अगर उसको पोस्ट मिल गया है तो वो इस कंडीशन के अंदर में नहीं आएगा, ठीक है, वो आगे जाएगा। अब वो आगे जाके क्या कर रहा है, अब हमने पीएचपी में परसों वाली क्लास में पढ़ा था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं डॉलर साइन के साथ। तो हमने डॉलर साइन के साथ नेम ले लिया है और उसको ट्रिम कर दिया, स्ट्रिंग को जो भी एक्स्ट्रा चीज आएगी उसको हमने सैनिटाइज कर दिया है इनपुट को। और किस मेथड से हम पोस्ट डाटा उठा रहे हैं, जो नेम नाम का फील्ड है हमारा फॉर्म के अंदर में, नेम, ये नेम है ना, इसकी आईडी से डाटा उठ के जा रही है। यहाँ पर आईडी यूज हो रही है, पहले हमने नेम कहाँ यूज किया है, स्क्रिप्ट के अंदर में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने आईडी यूज की थी ना, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब जो हम डाटा उठा रहे हैं यहाँ भी यह बाय डिफॉल्ट आईडी के साथ ही उठा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसने क्या किया, हमारा वो सारा डाटा हमने अपने अपने वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और एक वेरिएबल लिया है एरर नाम का। जो वेरिएबल है एरर, इसको हमने एक एरर एरे बनाया है, एरे, ठीक है।
और वो एरे किस टाइप का है, एम्प्टी टाइप का है, खाली है वो, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमने वैलिडेट किया नाम को। अगर तो नाम खाली आया इसके पास, प्रोसेस के पास, तो वो एक एरर देगा, नेम इज रिक्वायर्ड। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये आ रहा है लिख के, फिल आउट दिस फील्ड लिख के आ रहा है ना, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो जी वो सर। इसके कारण आ रहा है, यहाँ से उठ के जा रहा है, वो एम्प्टी होने के कारण एरर मैसेज दे रहा है। और उसको एरर को किस में उसने सेव किया है, एरे, एरे के अंदर में। और वो एरे कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, नेम एरे। नेम एरे क्या है, हमारा मैसेज है, यहाँ से जो हम मैसेज पास करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ये एरर एरर जो एरे बनाया है हमने, वो पास हो रहा है किसमें, एरर के अंदर में, जो मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं हम, ये वाला। ठीक है, जी सर। तो इसी तरीके से फोन पे लगाया है, इसी तरीके से ईमेल आईडी पे लगाया है, इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ पे लगाया है। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ हम वैलिडेशन चेक कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, नेम को वैलिडेट कर रहे हैं, फोन को वैलिडेट कर रहे हैं, ईमेल को वैलिडेट कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ को, सबको वैलिडेट कर दिया। अगर सब कुछ सही हुआ हमारा, ठीक है, तो इफ देयर आर वैलिडेशन एरर, तो वो क्या करेगा, रीडायरेक्ट बैक विद एरर मैसेज। और कहाँ पर है वो एरर मैसेज, जहां पर हम हेडर लगा रखा है, हेडर मतलब हमारा जो इंडेक्स पेज है, बाय डिफॉल्ट जिस पेज पे है हम, तो यहाँ हमने पास कर रखा है index.html और एरर, एरर मैसेज पास कर दिया हमने। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, फोन को सैनिटाइज कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस है, कोई डैश है, कोई पैरेंथेसिस है। मान लो एक एग्जांपल के लिए मैंने अमित डाला, मोबाइल नंबर में मैंने डाला 9041-29561। अब मैंने यहाँ क्या डाल दिया है, हाइफन डाल दिया है। ठीक है, ईमेल आईडी मैं सही डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ, और अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो ठीक है, ये कह रहा है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। डाटाबेस में जाते हैं, डाटाबेस में देखो एंट्री आ गई है, पर मोबाइल नंबर के अंदर में हाइफन नहीं आया। हमने क्या डाला था, मोबाइल नंबर सेव कराते वक्त हाइफन डाला था उसमें, तो उसने क्या किया, हाइफन उड़ा दिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं दोबारा से कर रहा हूँ, अब मैं एंट्री डालता हूँ अनमोल नाम की, और मैं, अब कई बार क्या होता है, ब्रैकेट के साथ ना कंट्री कोड लगा होता है। ईमेल आईडी डाली और सबमिट। तो ये क्या हुआ, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। डाटाबेस में जाएंगे तो ये देखो अनमोल की एंट्री आई है, कंट्री कोड उठाया उसने, पर जो ब्रैकेट लगी थी ना आगे पीछे में, वो ब्रैकेट को उसने क्या किया है, रिमूव कर दिया है। तो वो कैसे कर रहे हैं, हम सैनिटाइज करा रहे हैं फोन नंबर को। सैनिटाइज का मतलब है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से साफ करना। जैसे अपने हाथ नहीं सैनिटाइज कर लेते, कोई कचरा है हमारे हाथ पे, गंद लगा हुआ है, तो उसको हम साफ करते हैं ना, वैसे ही हम इसको वर्ड यूज कर रहे हैं, सैनिटाइज फोन नंबर। इसमें से हम क्या रिमूव कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा स्पेस है, कोई डैश है, कोई पैरेंथेसिस है, तो ये हमने पास कर दिया है इसके अंदर में सारी चीजों को, और रिप्लेस कर दिया है इसको फोन के साथ। ये इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, पीएचपी का अपना इनबिल्ट फंक्शन है ये रिप्लेस करने का। ये नॉर्मली अगर तुम गूगल भी करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ये बनी बनाई लाइन मिल जाएगी तुम्हें।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहली लाइन हमारी थी क्या थी, जब हमने डाटाबेस को क्या किया था, इंपोर्ट किया था अपने इस फाइल के अंदर में, process.php के अंदर में। तो अब उसको यूज करने की बारी आई है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल कॉल किया, कनेक्शन इज इक्वल टू गेट डीबी कनेक्शन। ये एक मेथड है। ये मेथड कहाँ पर पड़ा है हमारा, डाटाबेस में, ये वाला, ये है ना, गेट डीबी कनेक्शन। तो इसको हम किससे कॉल कर रहे हैं, एक वेरिएबल के थ्रू कॉल कर रहे हैं हम। वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है यहाँ पर कनेक्शन ही लेना है, पर इजी टू रिमेम्बर के लिए हम सेम वेरिएबल यूज कर लेते हैं कि इस वेरिएबल पे हमारा कनेक्शन बना हुआ है। तो अब मैंने क्या किया, एक नया वेरिएबल लिया, स्टेटमेंट, STMT, स्टेटमेंट शॉर्ट में, ठीक है, इज इक्वल टू कनेक्शन। और प्रिपेयर कर रहे हैं किस चीज के लिए, क्यूरी के लिए। क्यूरी लिखी है ना यहाँ पर, जी इंसर्ट सर। इनटू यूजर, इंसर्ट इनटू यूजर्स। यूजर्स क्या है, मेरा वो टेबल है जिसके अंदर में डाटा सेव करना है मेरे को, यूजर्स, ठीक है। अब ये यूजर्स कहाँ इसको मिलेगा, इस डाटाबेस में जाएगा, वो लोकल होस्ट के अंदर में यूजर नाम ढूंढेगा, रूट पासवर्ड, और उसके अंदर डाटाबेस मिलेगा उसको, यूजर फॉर्म डीबी, जो कि मेरा डाटाबेस का नाम है। मेरे डाटाबेस का नाम क्या है, यूजर फॉर्म डीबी। उसके अंदर में क्या है, यूजर यूजर। टेबल है, यूजर्स नाम का एक टेबल है, ठीक है, क्लियर है। जी सर। तो अब इसने क्या किया, यूजर्स टेबल के अंदर में जाए और ये 4 एंट्रियां डाल के आ जाए। कौन कौन सी, नेम, फोन, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। याद रखना, तुम्हारा ये जो नाम है ना यहाँ पर, ये जो लिख रहे हो, ये तुम्हारे एग्जैक्टली वही होने चाहिए जो यहाँ पर लिखे हुए हैं डाटाबेस में। नेम, फोन, ईमेल, डीओबी, स्पेलिंग डिट्टो होने चाहिए, कॉपी पेस्ट करो इसको, ठीक है। कभी भी अपने से खुद से टाइप करने की कोशिश मत करना, हो सकता है तुमसे कई बार स्पेस एक्स्ट्रा डल जाए। तो क्या करना है हमने, हमेशा ही इनकी फील्ड के कॉपी पेस्ट करने हैं। अब क्या वैल्यू डालनी है, वैल्यूज, क्वेश्चन मार्क डाल दिए मैंने, चार क्वेश्चन मार्क डाल दिए जो आने वाले हैं। कौन सी वैल्यू जाएगी, मैंने क्या, स्टेटमेंट बाइंड करे किसके साथ, ये 4 स्ट्रिंग के साथ, 1 2 3 4, 4 एस लिखे हैं ना। 4 एस का मतलब है कि मैं कोई 4 वैल्यू भेजने जा रहा हूँ। अगर मेरे को कोई 5वीं वैल्यू भेजनी होगी ना, तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन मार्क एक्स्ट्रा डाल दूंगा और एक एक्स्ट्रा एस डाल दूंगा। उससे क्या होगा, इसको पता चल जाएगा कि 5 वैल्यू आ गई है, और 5वीं वैल्यू को भी यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा किस ऑर्डर में डाटा जा रहा है। पहले नेम आएगा, फोन आएगा, ईमेल आईडी आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा। उसी ऑर्डर में तुम्हारे वेरिएबल भी होने चाहिए। तो ये 4 तुम्हारे वेरिएबल हो गए, कौन कौन से, नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ। ये कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे, जो ऊपर में हमने पाया पोस्ट, ये डाटा मांगा था इससे, पोस्ट से हम डाटा लेके आ रहे थे ना फॉर्म पे से। नेम हमने नेम में डाल दिया, नेम वेरिएबल में, फोन को फोन वेरिएबल में, ईमेल को ईमेल में, डीओबी को डीओबी में डाल दिया है। तो वही 4 वेरिएबल तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ इतना सा करने से क्या हुआ, इसने क्या किया, इंसर्ट कर दिया डाटाबेस के अंदर में डाटा, और चेक किया इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है हमारी, मतलब ये लाइन अगर चल गई है तो क्या होगा, सक्सेस मैसेज आएगा और रीडायरेक्ट कर देगा सक्सेस मैसेज। स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे, डाटाबेस के कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। 2 चीजें करनी है हमने, स्टेटमेंट क्लोज कि हमारी एग्जीक्यूशन हो गई है, अब आगे कुछ नहीं करना है उस वेरिएबल के अंदर में, इस वेरिएबल के अंदर में और कुछ नहीं करना है। और कनेक्शन को भी क्लोज कर देना है, यानी जो डाटाबेस के साथ हमने यहाँ कनेक्शन बनाया था ना, इसको भी क्लोज कर दो। और हेडर को क्या कर देना है, रीडायरेक्ट कर देना है index.html पे सक्सेस मैसेज के साथ, सक्सेस इज इक्वल टू 1। ये क्या है, ग्रीन सिग्नल देगा कि तुम्हारा डाटाबेस में डाटा चला गया और ये एग्जिट कर जाएगा। अब सपोज टू बी डाटाबेस से डाटा आया, तुमने फॉर्म से डाटाबेस से डाटा भेजा,
और तुम्हारा कनेक्शन जो है वो एरर आ गया है। चेक इफ एरर इन ड्यू टू डुप्लीकेट ईमेल आईडी। ठीक है, अगर डुप्लीकेट ईमेल आईडी वाला एरर आ रहा है तो यहाँ पर कनेक्शन देगा और एरर नंबर देगा 1062 पे हम मैसेज क्या दे रहे हैं, एरर मैसेज यूआरएल एनकोड कर देगा और क्या देगा मैसेज, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डाटाबेस। ठीक है, और अगर ईमेल आईडी नहीं है तो एल्स मैसेज क्या देगा, एरर मैसेज। इसके अलावा मान लो तुम्हारा ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, एरर सेविंग डाटा। अब एरर सेविंग डाटा क्यों हो सकता है कि तुम्हारा कनेक्शन नहीं बना है। अब मान लेते हैं हमने जाके डाटाबेस में पासवर्ड वाली जगह पे ना हमने ये पासवर्ड डाल दिया। क्या डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। तो अब क्या होगा, मेरा डाटाबेस के साथ कनेक्शन बना होगा इस वक्त। इस टाइम पे मेरा डाटाबेस के साथ कनेक्शन है, बिल्ट है, क्या मेरा एस्टेब्लिश हो रखा है कनेक्शन? नहीं। उसका रीजन ये है कि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं और हमारा पासवर्ड जो है वो एम्प्टी होना चाहिए था। पर मैंने क्या किया है, डाटाबेस में पासवर्ड में जाके कॉन्फ़िग वाली लाइन में मैंने पासवर्ड में पासवर्ड डाल दिया है। अब ईमेल आईडी चेंज किया, सबमिट किया, तो ये क्या करेगा, एक फाटल एरर देगा मेरे को। फाटल एरर क्या कहता है, अनसाइंड माई सीक्वल एक्सेप्शनल access denied for user root localhost using password yes। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है यूजिंग पासवर्ड yes, जबकि लोकल होस्ट में क्या होना चाहिए, पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो इसने क्या कह दिया, मेरा डाटाबेस के साथ मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं है तो उसका एरर दे दिया मेरे को। वो एरर कहाँ से आया, process.php में इस लाइन से आया। ठीक है, अब ये सारा काम होने के बाद एल्स में अगर आता है, वो अगर मान लो ईमेल डुप्लीकेट मिल गया है तो भी स्टेटमेंट को क्लोज करना है, कनेक्शन को क्लोज करना है और हेडर के अंदर में एरर मैसेज प्रिंट करा देना है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो हमारा सक्सेस मैसेज चलेगा ऊपर में और हमारा डाटाबेस के अंदर में डाटा चला जाएगा और वहां से एग्जिट हो जाएगा। वो एल्स को नहीं चेक करेगा फिर, अगर सक्सेस हो रहा है। और अगर सक्सेस नहीं हो रहा है तो एल्स में आएगा, वो फिर चेक करेगा कि एरर किस टाइप का है, ईमेल आईडी का है कि डाटाबेस कनेक्शन का एरर है। दोनों में से जो भी होगा वो एरर मैसेज प्रिंट करके एग्जिट कर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, ये सारा सोर्स कोड मैं जिप करके दे दूंगा, इसको सेम तुमने देखना है, सेम ऐसा ही प्रैक्टिस करना है जैम्प पे अपने, और ओके अपना यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। अब मैंने क्या किया है, 1 2 3 4 फील्ड है मेरी, तुमने एक एक्स्ट्रा फील्ड और बनानी है यहाँ पर। एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, तुम्हारा काम है इसको सेट करना। क्या क्या है, ठीक है, मैंने कोर्स डाल दिया, यहाँ भी कोर्स डाल दिया। एमबी कोर्स। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पर ब्रांच डाल दिया। ठीक है, एरर आ रहा है सर इनपुट में। वो अपने आप ठीक हो। ओके सर। टेक्स्ट ब्रांच
ब्रांच, ठीक है। यहाँ आएगा तुम्हारा ब्रांच एरर, यहाँ आएगा कोर्स एरर। कोर्स कोर्स अब मैंने ये 2 नए फील्ड बनाए हैं, तुम्हारा काम क्या है, इसको क्या करना है कि डाटाबेस में तुम्हारा काम है इसको डाटाबेस में भेजने का। अब बात करते हैं डाटाबेस में डाटा टेबल बनाओगे कैसे, ठीक है। जी मैंने जी सीक्वल सर पे तो कभी काम किया नहीं है, तो तुमने क्या करना है, ये फाइल तुम्हारे पास होगा। सबसे पहले ये टेबल का नाम है, ठीक है। जी सर यहाँ न्यू पे क्लिक करना, जी ये आएगा। यहाँ पर इस टेबल का नाम दे देना, मैंने यहाँ डबल दे देता हूँ मैं भी, यूजर फॉर्म DBB। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये टेबल बना हुआ है, तो तुमने वही नाम देना है, यूजर फॉर्म DB, और क्रिएट कर देना है। मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो यूजर फॉर्म DBB बन गया मेरा, जी सर ठीक है। टेबल यूजर फॉर्म DBB में आया मैं, तो इसके अंदर में कोई टेबल नहीं बना हुआ है, तो टेबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो टेबल है इसको जस्ट सिंपली कॉपी करूंगा, और ये सीक्वल लिखा है ना जहां पर, जी सर यहाँ मेक श्योर तुम्हारा डाटाबेस सेलेक्ट होना चाहिए, यूजर फॉर्म DBB, या जो भी तुमने बनाया है यूजर फॉर्म DB अगर बनाया है तो वो यहाँ पर दिखते रहना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर क्लिक करके तुमने उसके अंदर में आना है। अब मैंने सीक्वल पे क्लिक किया, ये जो सीक्वल है, और उसके अंदर में पेस्ट कर दिया उस टेबल की क्यूरी को, ठीक है। अब तुमने इसको क्लिक करके गो कर देना है बस। जैसे ही गो करोगे, इसके अंदर में क्या हुआ, टेबल बन गया यूजर नाम का। अब इसमें आईडी है, नेम है, फोन है, ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है और क्रिएटेड डेट। आईडी और क्रिएटेड डेट ऑटोमेटिकली फिल होगा। तुम्हें 4 फील्ड आई है। अब तुमने इसके अंदर में नया बनाना है, नई फील्ड बनानी है, तो तुम स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे इसके, और 2 टेबल बनाने हैं ना, 2 फील्ड नई बनानी है। तो तुम किसके बाद बनाना चाहते हो, DOB के बाद में बनाना चाहते हो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अभी बना के, पर तुमने ये खुद से बनाना है। तो पहला है मेरा कोर्स, ठीक है। वो किस टाइप का होगा, varchar होगा, 200 वैल्यू दे देते हैं। दूसरा है ब्रांच, varchar 50, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर सेव दिया। अब मैं टेबल यूजर में जाऊंगा, तो देखो फोन, DOB, कोर्स, ब्रांच, ये 2 नई फील्डें आ गई है मेरी डाटाबेस में, मेरी फील्ड बन गई है, ठीक है। मैंने इनपुट फॉर्म में भी बना दी है। अब तुम्हारा काम क्या है, अपने डाटाबेस को कनेक्शन बनाना और इन वेरिएबल्स को पास करना। ये वाले जो 2 नए वेरिएबल आएंगे ना तुम्हारे, ये वाले, इनको जी तुमने सर अब खुद से पास करना है। ये तुम देखो कहाँ पर पास करना है, तुमने प्रोसेस में पास करना है, जावास्क्रिप्ट में पास करना है, जहां भी पास करना है वहां तुम पास करके इसको करोगे। क्लियर है? जी सर ठीक है। मैं ये जिप करके भेज देता हूँ कोड, ये कोड मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये तुमने खुद से बनाना है इसको, ठीक ओके है। सर ये टेबल इसी में होगा, डाटाबेस भी होगा, प्रोसेस भी होगा, जावास्क्रिप्ट भी होगी, स्टाइल डॉट CSS भी होगा। और तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने क्या किया है, एक फाइल और बना रखी है, इसका इस्तेमाल जरूर कर लेना पढ़ने के लिए, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं हम, ठीक है। सिंपल रजिस्ट्रेशन विद PHP, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड माईसीक्वल के साथ क्या फीचर है सारे लिख दिए हैं। क्या क्या तुमने करना है, कैसे करना है, ठीक है। तुम्हारे जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर में बैक एंड नाम का एक फोल्डर होना चाहिए, बैक एंड क्लास नाम का, और उसके अंदर में तुम्हारा ये सारा काम हो रहा होना चाहिए, ठीक है। इंपोर्ट करना है तुमने डाटाबेस सीक्वल नाम की फाइल को, डाटाबेस में जाके, ये भी मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक है। जी ठीक है, उसके बाद तुमने कन्फिग फाइल में जाना है, डाटाबेस का कनेक्टिविटी बनानी है, कैसे कैसे बनानी है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर स्टार्ट करना है अपना अपाचे, ये वाला जो अपाचे है तुम्हारा माईसीक्वल वाला, प्रिंसिपल और माईसीक्वल और अपाचे दोनों को स्टार्ट कर लेना है। लोकल होस्ट सर्च करके अपने उस फोल्डर का नाम डाल के तुमने फोल्डर को चला लेना है। तो ये क्या करेगा, index.html फाइल को रन कर देगा।
उसके बाद सारा स्टेप है कि प्रोसेस डॉट फॉर्म क्या कर रहा है, डाटाबेस क्या कर रहा है, CSS क्या कर रहा है, रीडमी। ये तेरा फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया पूरा का पूरा। फॉर्म फील्ड्स जो है वो कौन कौन से हैं, डाटाबेस में टेबल कौन कौन से हैं, सिक्योरिटी फीचर क्या है, इनपुट को हमने सैनिटाइज कर रखा है। और नोट्स में क्या है, मेक श्योर तुम्हारे अपाचे और माईसीक्वल चलना होना चाहिए जैम्प का। द फॉर्म विल शो सक्सेस और एरर मैसेज आफ्टर सबमिशन। जब भी तुम फॉर्म को सबमिट करोगे तो तुम्हें 2 ही मैसेज आने चाहिए। कौन कौन से 2 मैसेज, या तो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है या उसके ऊपर एरर मैसेज आ रहा है, और या तीसरा होगा तुम्हारा डुप्लीकेट ईमेल आईडी का, जिसके कारण ये फॉर्म रिजेक्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, ये मैं पूरे के पूरे फोल्डर को अभी जिप करके तुम्हें डाल के दे देता हूँ। ठीक है, कोई जी डाउट सर। है यहाँ तक? नो सर, नो। अंशु, अंशु लगता है रिकॉर्डिंग के सहारे ही बैठा है। कोई काम होगा सर इसी वजह से। चलो ठीक है, सर प्रोजेक्ट सर प्रोजेक्ट डाल तो दिया तेरे LMS के अंदर में। डाल दिए सर।